हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी बाय राजा में। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो अपनी खोज के लिए अमेज़न के जंगल में पहुंच जाता है और वहां यूं पता चलता है कि इस जगह पर एक गोल्डन सिटी है। कहानी शुरू होती है पर्सी नाम के सैनिक से, जिसके आसपास ये कहानी घूमती रहती है और यहाँ पे वो दिखाई देता है एक हिरन का शिकार करते हुए। उसके साथ गाय और लोग भी थे और जिसने उस शिकार को पहले मार दिया, यूजे आज की बड़ी पार्टी में सबसे बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर पर्सी ये शाट जीत जाता है, लेकिन रात में कुछ लोग उस ऑफिसर से कहते हैं कि आपको उससे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई मेडल नहीं है। अब ये बात पर्सी को बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि उसने वो गेम जीता था और रूल के मुताबिक यूज ये इनाम मिलना ही चाहिए था, पर नहीं मिलता और उन्होंने अपना रूल तोड़ दिया था। अब ये बात वो अपनी पत्नी नैन्सी को भी बताता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से एक साल का समय बीत जाता है। यहाँ पे पर्सी को रॉयल जियोग्राफिक सेंटर भेजा जाता है, जहाँ पर कई बड़े लोगों से उसकी मुलाकात होती है और यूज बताते हैं कि तुम्हें एक दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है जहां तुम्हें मेजरमेंट्स लेनी हैं। बोलिविया और ब्राज़ील के बीच में एक जंगल आता है जिसमें दोनों देश बहुत ही निर्भर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके हिस्से में कितना जंगल आता है। इसलिए तुम्हें वहां जाकर एक लाइन बनानी है जिससे एक मैप बनेगा और दोनों देशों को फायदा होगा। तुमने पहले भी बहुत से ऐसे काम कर रखे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया इस काम के लिए। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें अच्छे पद पर प्रमोशन कर दूंगा। अब पर्सी को ये काम अच्छा लगता है, कम से कम से वहाँ आर्मी में बड़े लोगों के नीचे झुककर तो रहना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो जॉन को हाँ कर देता है। इसके बाद वो जाकर नैन्सी को इस बारे में बताता है। अब वो भी मान जाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड की खुशी में साथ देना चाहती है। इसके बाद समय आता है 1906 का। पर्सी अपना सफ़र शुरू करता है। यूज अटलांटिक ओशन से होते हुए अमेज़न के जंगल की ओर जाना है, जहां उसके लिए एक मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। दुनिया का एकमात्र ऐसा जंगल है जहां पर 20 से ज़्यादा तरह के आदिवासी ग्रुप रहते हैं और इस एरिया में इतने ऊंचे और घने पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए पर्सी को खुद का ख्याल रखना होगा। यहाँ यूसे लगता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो चौकन्ना हो जाता है और आखिर में वो उस आदमी को पकड़ लेता है। जकर वो आदमी अपना नाम हेनरी बताता है और कहता है कि मैं भी सेना में था, लेकिन मुझे वहाँ से तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम इस मिशन पर जा रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। और इसी तरह से 7 महीनों के बाद वो आखिरकार अमेज़न के जंगल में पहुँचते हैं। अमेज़न के जंगल में काटने पर इंसान चंद सेकंड में मर सकता है। बड़े ही देर बाद वो लोग एक इंसानी बस्ती में पहुंचते हैं। असल में ये जो जगह पर खड़े हैं वो बैरोन नाम के कारोबारी के अंडर आती है जो रबर का कारोबार करता है। इसलिए पर्सी यूज कहता है कि हम लोग ब्रिटिश आर्मी की तरफ से आए हैं। हमें यहाँ पे एक लाइन बनानी है जो बोलिविया और ब्राज़ील को अलग कर देगी, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। अब वो आदमी मान जाता है और अपने आदमियों को उसके साथ भेज देता है और कुछ सामान भी देता है और वो कारोबारी अपना एक गुलाम आदिवासी को भी इनके साथ भेजता है जिसको इस एरिया के बारे में काफ़ी जानकारी थी। वो पर्सी को बताता है कि आपको जिस जगह पर जाना है वहाँ का रास्ता एक नदी से होकर गुजारता है और इसीलिए हमें इस नदी को पकड़कर आगे बढ़ते रहना होगा। पर्सी को उसकी बातें ऐसे ही लगती हैं, इसलिए वो फिर एक राफ्ट बनाते हैं और उसी नदी के सहारे से चलते रहते हैं।
ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हर रात उसी नदी के किनारे बिताते हैं। अगले दिन पर्सी को उसकी बीवी का खत मिलता है, जिसे यूज पता चलता है कि वो अब दोबारा से बाप बन गया है। यूज एक बेटा हुआ है और यह जानकर वो बेहद खुश होता है कि कम से कम इस जंगल में यूज कुछ तो खुशी मिली है। वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक जर्मन बोट दिखाई देती है, जिसके अंदर एक इंसान भी बैठा हुआ था। वो उन्हें आवाज़ लगाते हैं पर वो कुछ जवाब नहीं देता। अब पास जाने पे उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को तो अधिवेशन ने अंदर से खा लिया है, बस उसका ऊपर का ढांचा वहाँ रख दिया है ताकि जो भी यहाँ पर आए वो रुक जाए और वो लोग भी शिकार कर ले। मतलब दोस्तों, यह एक ट्रैप था और ये उसमें फंस जाते हैं और तभी चारों ओर से तीर चलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें इनके एक साथी भी मारा जाता है। अब यहाँ 2 लोग पानी में कूद जाते हैं और साथ में पर्सी भी, पर तभी सारी पिरान्हा मछलियाँ आ जाती हैं और उन्हें नोच नोक कर खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन सही समय पर पर्सी जैसे तैसे खुद को बचा लेता है और ऊपर आ जाता है। लेकिन जब वो अपने साथी को ऊपर खींचते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब इन्हें समझ आ गया था कि ये जंगल कितना खतरनाक है। कुछ देर और चलने के बाद वो गुलाम आदिवासी कहता है कि जिस झरना के पास आप लोग जा रहे हैं उसके पीछे बहुत ही घना जंगल है और वहीं एक सोने का शहर है, जिसे ढूंढने के लिए यहाँ पर कई लोग आए थे, लेकिन कभी वो वापस नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें उस सोने की चमक के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन ये बातें पर्सी नज़रअंदाज कर देता है उसे। ये सिर्फ एक कहानी लगती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, इन लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं क्योंकि इनका खाना खत्म हो रहा था और इसी को लेकर इनके बीच में लड़ाई भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन पर्सी सभी को शांत कराता है। तभी वह आदिवासी उन्हें बताता है कि हम अपनी मंजिल पहुंच गए। इनका साथ ही हेनरी वाटरफॉल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके पास जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि आज तक उसने इस जगह के बारे में सिर्फ सुना था, पर आज उसने देख भी लिया। अब इसके बाद वो लोग शिकार करने में जुट जाते हैं ताकि आज का दिन का खाने का जुगाड़ हो सके। उधर पर्सी मेजरमेंट ले लेता है और अपने काम को पूरा करता है, लेकिन बीच बीच में उसे कई जगहों पर कुछ निशान मिलते हैं जो किसी रिचुअल की ओर इशारा कर रहे थे। एक जगह पर उसे कुछ मिट्टी के बर्तन और गॉडेस की मूर्ति भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि उस आदिवासी की बात में ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। लेकिन अभी इस टाइम वो मजबूर है कि वो उस चीज़ को ढूंढ नहीं सकता। लेकिन यह सारी चीज़ें देखकर उसके अंदर अब क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि वह उस सोने के शहर को ढूंढेगा, क्योंकि वो निशान और सबूत उसे साफ बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। और यही बातें वह हेनरी को भी बताता है और कहता है कि शायद यहाँ आसपास एक ऐसा शहर है जिसे खोज लेने पर हम पूरी दुनिया की भूख मिटा सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें घर जाना है, इसलिए वह राफ को लेकर वापस घर आ जाते हैं और यहाँ महीनों का सफ़र करने के बाद फाइनली वो लंदन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पर्सी की फैमिली उसका वेट कर रही थी। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि पर्सी ने काम पूरा कर लिया था। लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। वो था द लॉस्ट गोल्ड सिटी। अब कुछ दिनों बाद उन्हें रॉयल ज्योग्राफिकल सेंटर बुलाया जाता है, जहां पर कई बड़े लोग बैठे हुए थे, जिसमें मोरिन भी था। वो सभी से कहता है कि लोगों ने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया और इसीलिए इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि वहां पर कोई भी सोने का शहर नहीं है। लेकिन पर्सी ऐसा नहीं करता। वह कहता है कि आपने हमारा सारा खाना खा लिया और वहां पर बच्चों की तरह रोने लगे और इसीलिए मेरे साथी नाकामयाब हो गए, वरना हम कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें वापस आना पड़ा। अब यहाँ उसे एक और बात पता चलती है कि ब्रिटिश आर्मी ने उसे बुला लिया है क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब सभी को आर्मी में जाना है,
लेकिन ब्रायन उसका बेटा उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आप हमें फिर से छोड़ कर जा रहे हैं, आप कभी हमारे साथ नहीं रहते। अब ये बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उस पर हाथ भी उठा देता है, लेकिन बाद में माफ़ी मांगता है। अब इसी तरह से समय बीतता रहता है और जंग चलती रहती है। दोनों तरफ से लोग मर रहे थे, लेकिन यहाँ पर्सी को ऐसे लगने लगा था कि शायद उसका जीने का कोई मकसद नहीं है। जब से उसने वो सोने के शहर का ख्वाब छोड़ा है, उसने तो जीना ही छोड़ दिया था। अभी हेनरी आकर उसे बताता है कि रशिया से एक लेडी आई है जो सभी का फ्यूचर बताती है। अगर तुम्हें चलना है तो चलो। पर्सी चला जाता है और वहाँ जाकर उसे अपना हाथ दिखाता है। वो लेडी बताती है कि तुम अपनी मंजिल से बहुत करीब हो। अगर तुमने खोज जारी रखी तो तुम्हें वह चीज़ ज़रूर मिलेगी जो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब यह सुनकर पर्सी को एक उम्मीद मिल जाती है, अब यह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब दिन आता है 266 सितंबर 1916 का। अब एक बहुत बड़ी दुश्मन की टुकड़ी इनकी तरफ बढ़ रही थी। पर्सी सभी को मोटिवेट करता है कि हमें उन्हें रोकना है, लेकिन तभी अचानक से हमला हो जाता है जिसमें वह डटकर उनका सामना करते हैं। लेकिन इस हमले में, इस जंग में उसकी आंख की रोशनी थोड़ी दिनों के लिए चली जाती है। यह जानकर उसकी वाइफ और उसके बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वह रिटायरमेंट भी ले लेता है। अब थोड़ी दिनों बाद उसकी रोशनी भी आ गई थी। एक दिन पर्सी के घर पर कुछ अमेरिकन आते हैं जो कहते हैं कि आपकी खोज ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। हम वहां पर अपनी आर्मी और एयरक्राफ्ट लेकर जा रहे हैं ताकि उस जगह को ढूंढ सके, लेकिन पर्सी मना करता है। इसके बाद वह जाकर अपनी बेटी ब्रायन से मिलता है और उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो उसे उस कबीले के सरताज ने दिया था। उसका बेटा ब्रायन कहता है कि अगर यह अमेरिकन पहुंच गए तो उस जगह को बर्बाद कर देंगे, उससे पहले ही हमें वहां जाकर उस जगह को ढूंढना पड़ेगा। हम दोनों इस बार साथ चलते हैं। पर्सी को यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उसका बेटा उसका सपना पूरा करना चाहता है, इसलिए वो दोनों जाकर नैन्सी से बात करते हैं। अब वह नहीं चाहती कि वह दोनों फिर से अपनी जान खतरे में डाले, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वह मान जाती है। अब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि कोई बड़ी कंपनी इन्हें स्पॉन्सर कर सके और इसमें एक अमेरिकन बिजनेसमैन इन्हें स्पॉन्सर करने को राजी हो जाता है। जिसके बाद पर्सी जाकर जॉन से मिलता है और कहता है कि आपने ही मुझे वहां सबसे पहले भेजा था और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया है। वो उन्हें एक कंपास दिखाते हुए कहता है कि अगर मैंने उस जगह को ढूंढ लिया तो मैं आपको एक कंपास किसी के हाथ यहाँ भिजवा दूंगा। आप समझ जाना कि मुझे मंजिल मिल गई है। इसके बाद दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं अपने इस सफ़र के लिए और महीनों के बाद पहुँच जाते हैं अर्जन के घनों जंगलों में, जहाँ पर वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी पर्सी नैन्सी को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने बताया था कि वह अब पहुँच गया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कबीले के लोग उसकी मदद कर रहे हैं और उनका बेटा भी बहुत ही बहादुर है। वह किसी भी चीज़ से डरता नहीं और हाँ, यह मेरा आखिरी लेटर होगा। इसके बाद इनके साथ जो भी कुछ लोग थे वह अब घर जा चुके थे। अब यही दोनों अकेले बचे थे जो आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सामने कुछ कबीले के लोग दिखाई देते हैं जिसे पर्सी बात करने की कोशिश करता है। वह लोग इनकी बात नहीं सुनते और इन्हें मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन आगे जाकर इन्हें एक और कबीला मिल जाता है और यह दोनों भी उन कबीलों के बीच फंस जाते हैं। दूसरे कबीले वाले लोग इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि इनकी आत्मा को अब एक नया घर दे देना चाहिए। तब पर्सी अपने बेटी से कहता है कि बेटा डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लोग काफ़ी अच्छे हैं और हमें कुछ नहीं करेंगे। अब देर रात हो जाती है और वहीं उन्हें बैठा कर रखा जाता है। रात होने पर पर्सी कहता है कि बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम यहाँ पर मेरे साथ आए हो। अब इसके बाद वह आदिवासी उन्हें कुछ पीने का सामान देते हैं, जिसके बाद ये लोग बेहोश हो जाते हैं और इन्हें फिर उठाकर कहीं ले जाया जाता है। पर्सी के दिमाग में उसकी बीती सारी जिंदगी आ रही थी। उसे पता था कि आज उसका आखिरी दिन है और ये लोग उसे और उसके बेटे को मार देंगे। उधर कई साल बीत जाते हैं और नैन्सी अब बूढ़ी हो चुकी है,
पर अभी तक वह दोनों लौटकर नहीं आए। इसलिए वह जॉन के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। वो बताता है कि हमने बहुत से लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वो लोग भी लौटकर नहीं आए। शायद वो वहीं गुम हो चुके हैं। और यह सुनकर वह रोने लगती है और बताती है कि मेरे पास एक ब्राज़ीलियन आदमी आया था और उस आदमी ने बताया कि उसने उन दोनों को उन आदिवासियों लोगों के साथ देखा था और फिर उसने मुझे एक कंपास दिया। जब उस कंपास को जॉन देखता है तो शॉक होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जाने से पहले पर्सी ने कहा था कि अगर उसे वह गोल्डन सिटी मिल गया तो किसी के हाथ ये कंपास उस तक पहुंचा देगा, यानी कि दोस्तों उसे वह सिटी मिल गया है। लेकिन जैसे कि उस आदिवासी ने कहा था कि जो भी उस सोने के शहर की चमक को देखता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता, तो शायद यहाँ भी वही हुआ होगा या फिर उन दोनों की मौत हो गई होगी। नैन्सी ने पूरी जिंदगी बस उन्हीं के इंतज़ार में गुजार दी। अब 21वीं सेंचुरी में कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑन जंगल में कई ऐसे 1000 साल पुराने ब्रिज, घर, टेम्पल पाए जो पूरी तरह से गोल्डन के थे, जो कि उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि पर्सी की बात सच थी। आपको क्या लगता है कि पर्सी को वहां सोने का शहर मिला होगा या फिर उन आदिवासियों ने उसे मार दिया? वेल नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अपने नाम कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।